स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करने लगे हैं नेफ्रॉन के फंक्शन के ऊपर कि जो नेफ्रॉन होता है वो फंक्शन कैसे करता है, वो किस तरह यूरिन बनाता है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंसेप्चुअल है, तो आप कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को आप ध्यान से देखें ताकि आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जी तो स्टूडेंट, नेफ्रॉन के फंक्शन में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो क्या है जी, वो है फिल्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिल्ट्रेशन का। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फिल्ट्रेशन जो है वो कैसे होती है, इसमें कौन कौन से जो है फैक्टर्स आते हैं फिल्ट्रेशन करने के लिए, हम उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं फिल्ट्रेशन को डिस्कस करूँ, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में इसके कौन कौन से पार्ट्स डिस्कस किए थे नेफ्रॉन के। हमने नेफ्रॉन का जो सबसे पहला पार्ट डिस्कस किया था वो कौन सा था, आप जानते हैं कि वो था हमारे पास नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस, ठीक है, जो कि कैपिलरीज की एग्रीगेशन थी, कलेक्शन थी, जिसको घेरा हुआ किसने था, बोमेन कैप्सूल ने। और फिर वो जो बोमेन कैप्सूल था वो आगे चल के क्या बना था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। और फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल जो थी वो नीचे चल के क्या बना रही थी, आपके पास लूप ऑफ हेनले, जिसका एक डिसेंडिंग लूप था और दूसरा उसका असेंडिंग लूप था, ठीक है। डिसेंडिंग कॉलन भी कह सकते हैं और असेंडिंग कॉलन भी कह सकते हैं आप। और फिर उसके अलावा उसके बाद क्या चीज़ थी, प्रॉक्सिमल के बाद लूप ऑफ हेनले, उसके बाद आपके पास डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल थी जो कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन होती थी। और फिर वहाँ से उस कलेक्टिंग डक्ट से वो कहाँ पे जाती थी, वो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो रेनल पेल्विस के अंदर जाके ओपन होती थी। फिर रेनल पेल्विस जो थी वो यूरेटर के अंदर जाके सारा वेस्ट, यूरेटर को सारा वेस्ट जो है वो प्रोवाइड करती थी। और फिर यूरेटर से वो सारा वेस्ट जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके बॉडी से बाहर निकल जाता था। तो आज के हम इस लेक्चर के अंदर जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि किस तरह जो नेफ्रॉन होता है वो फंक्शन करता है। देखिए, आपको याद होगा कि हमने नेफ्रॉन की 2 टाइप्स पढ़ी थी। एक आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन था और दूसरा आपके पास जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन था, ठीक है। तो मैंने आपको कल ये भी बताया था, इससे पिछले लेक्चर के अंदर ये भी बताया था कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो डाइल्यूट यूरिन पैदा करते हैं क्योंकि वो कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं। और जो आपके पास नेफ्रॉन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो आपके पास ज़्यादातर जो हैं वो मेडुला के अंदर जाते हैं। उनके जो लूप ऑफ हेनले होते हैं वो मेडुला के अंदर चले जाते हैं। तो उनका काम जो होता है वो कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करना होता है। तो इससे पहले कि अब ये चीज़ जो थी, तो यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के अंदर कि जो आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उनका फंक्शन भी थोड़ा डिफरेंट होता है और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं उनका भी फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है एक दूसरे के लिहाज से। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है नेफ्रॉन फंक्शन के अंदर, सबसे पहला प्रोसेस वो क्या होता है जी, वो आपके पास होता है फिल्ट्रेशन का। सबसे पहले फिल्ट्रेशन होनी है। अब फिल्ट्रेशन किस चीज़ की होनी है, फिल्ट्रेशन होनी है ब्लड की। फिल्ट्रेशन किसकी होनी है, ब्लड की होनी है। अब जो फिल्ट्रेशन ब्लड की होगी आपके पास, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले जिस चीज़ को आपने समझना है वो ये है कि फिल्ट्रेशन ब्लड की होगी तो ब्लड कहाँ से आएगा, डेफिनेटली ब्लड जो है वो हार्ट के पंप करे से ब्लड आएगा। और वो आएगा कैसे, रेनल आर्टरी से। आपको याद होगा हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जो रेनल आर्टरी होती है, जो रेनल आर्टरी होती है वो आगे डिवाइड होकर क्या बनाती है, डिफरेंट आर्टरीओल्स बनाती है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था एफरंट आर्टरीओल्स पढ़ी थी हमने और इफरंट आर्टरीओल्स, इन चीज़ों का हमने डिस्कस किया था। तो इसके अंदर ये चीज़ें हैं कि जो आपके पास एफरेंट आर्टरियोल थी उसने क्या किया था, वो आपके पास लेके आई थी ब्लड को और वो ग्लोमेरुलस में वो कन्वर्ट हो गई थी कैपिलरीज के अंदर। फिर वो कैपिलरीज जो थी वो दोबारा कंडेंस होकर क्या बना गई थी, इफरेंट आर्टरियोल, जो फिर बॉडी से बाहर निकल गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो आपके पास ग्लोमेरुलस है उसने ब्लड को फिल्टर करना है। ब्लड तो आ गया ग्लोमेरुलस के अंदर। अब ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती हैं और इनकी वाल्स बड़ी ज़्यादा थिन होती हैं। इनकी वाल्स के थिन होने की वजह से इनके अंदर से जो ब्लड होता है वो फिल्टर हो जाता है। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि फिल्टर होने के लिए आपको थोड़ा बहुत जो है वो प्रेशर चाहिए होता है। वो प्रेशर कहाँ से आता है, ठीक है। इसको आप यूँ समझें जैसे अगर आपने कभी आटे को साफ़ किया, आटे को छाना हो आपने कभी, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप अगर सिर्फ उस छाननी के ऊपर वो जो सीव है, अगर आप उसके ऊपर सिर्फ आटे को फेंक दें, आटे को सिर्फ उसके ऊपर रख दें, तो कभी वो फिल्टर नहीं होगा। वो फिल्टर कब होगा, जब आप उसको हिलाएंगे। अब वो जो हिलाना है उसके जरिए क्या पैदा होता है, एक प्रेशर पैदा होता है जिसके जरिए जो उसमें से वेस्ट होता है या जो उसके अंदर से कसाफ्तें होती हैं वो सारी कहाँ आ जाती हैं आपके पास, वो सारी कसाफ्तें जो है वो नीचे चली जाती हैं और ऊपर आटा साफ हो जाता है। यही कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जो सिर्फ ब्लड के गुजरने से ब्लड फिल्टर नहीं होगा, बल्कि क्या चाहिए आपको कि ब्लड, अब चूंकि कैपिलरीज की जो दीवारें हैं वो तो पोरस हैं, तो ब्लड को एक प्रेशर से आना पड़ेगा, वो इस प्रेशर से आए एटलीस्ट,
कि जब उसमें से गुजरे, उनकी दीवार में से टकराए, तो उनमें से वेस्ट है वो आपके पास बोमन कैप्सूल के अंदर रह जाए और जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाए। अब क्या होता है कि ये जो प्रेशर है ये कौन प्रोवाइड करता है? ये आपके पास हार्ट प्रोवाइड करता है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है इतने प्रेशर से पंप करता है कि वो जो प्रेशर है वो इतनी ज़बरदस्त प्रेशर से आता है ब्लड कि जब वो किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस के साथ मिलता है, ग्लोमेरुलस की दीवारों के साथ टकराता है, तो उसमें से जो वेस्ट होता है वो इतने प्रेशर से बाहर निकल जाता है कैपिलरीज में से, और वो जब बाहर निकल जाता है तो पीछे जो चीज़ बच जाती है आपके पास वो ब्लड साफ होता है, और वो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं वो आगे जाके कंडेंस होकर क्या बना रही हैं? इफ्रंट आर्टेरियोल बना रही हैं। तो जो ब्लड है साफ हुआ ब्लड वो इफ्रंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस से बाहर निकल जाएगा, और जो फिल्टर है यानी कि जो उसमें कसाफ्त जो उसमें वेस्ट था सारे का सारा वो कहाँ पे चला जाएगा? आपके पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर चला जाएगा। अब होता यह है कि ये इतना ज़बरदस्त ये फिल्ट्रेशन होती है कि ऑलमोस्ट सारा वाटर जो होता है वो वहाँ से फिल्टर हो जाता है। मतलब सारा वाटर जो है ब्लड में से जितना वाटर होता है एट द मूवमेंट वो सारा वाटर कहाँ पे चला जाता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर। और बहुत सारे रिसर्च और ये भी कहा जाता है, ये भी एक थ्योरी है कि इस हद तक जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है कि सिर्फ ब्लड के अंदर उसके ब्लड सेल्स रह जाते हैं, उसमें से बाकी सारे न्यूट्रिएंट इवन न्यूट्रिएंट्स तक भी फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है। लेकिन जो रिसेंट डिस्कवरीज हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जस्ट जो वाटर है वो फिल्टर होता है, जो बाकी सारे पार्ट्स होते हैं वो फिल्टर नहीं होते। तो वाटर जो है वो 99.9% जो होता है वो फिल्टर होकर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में चला जाता है। अब जो चीज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में चली गई है वो है जी आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी कि वो वेस्ट है बेसिकली। ठीक है, अब उसमें वैसे तो काम की चीज़ें हैं लेकिन वो हम उसको वेस्ट कंसिडर करते हैं, और जो ब्लड होता है वो वापस रिटर्न कर दिया जाता है इनटू दी सराउंडिंग कैपिलरीज के अंदर। जो आपको डायग्राम में नजर आ रही होंगी वो आपको कहाँ पे नजर आ रही हैं? सराउंडिंग कैपिलरीज जो है वो उसने नेफ्रॉन को घेरा हुआ है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने वो जो वाटर जहाँ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में चला गया उसको हमने रीअब्जॉर्ब करना है। उसको रीअब्जॉर्ब करने के लिए क्या है कि बिल्कुल ऐसे जो आपके पास वो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं, ये जो आपको सामने डायग्राम में दिखाई भी गई हैं, जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं आपके पास ये उसको घेरे हुए होती हैं। इसकी मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अगर आपने कभी किसी मुर्गी के बच्चे को पकड़ लिया हो तो मुर्गी क्या करती है? वो आपके गिर्द जो है वो घूमना शुरू कर देती है ताकि आप उसका बच्चा उसको वापस कर दें। बिल्कुल ऐसे ही इसको अगर आप समझे तसव्वुर करें तो ये भी ऐसे ही है कि जैसे जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी जब उसमें से हर चीज़ निकाल ली गई है तो वो फिर भी वहाँ से छोड़ती नहीं है उसको नेफ्रॉन को, ताकि वो नेफ्रॉन के गिर्द लिपट जाती है कि जो उसकी काम की चीज़ें वो उसको वापस की जाएँ। तो क्या होता है कि वो जो आपके पास पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं आपके पास वो क्या करती हैं कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है उसमें जितना भी काम की चीज़ें होती हैं वो सारी उसमें से रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तो हो गया, जो सेकंड प्रोसेस होता है वो आपके पास रीअब्जॉर्प्शन का होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन कौन करती हैं? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज करती हैं। तो जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं ये क्या करेंगी? ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में जितना भी पानी होगा उसको दोबारा अपने अंदर रीअब्जॉर्ब कर लेंगी। अब वाटर तो रीअब्जॉर्ब ऐसे हो जाता है। अब ये तो होगी रीअब्जॉर्प्शन वाटर की। एक और चीज़ जो होती है वो ये होती है कि सोल्यूट भी रीअब्जॉर्ब बाज़ होते हैं, जो ज़्यादा सोल्यूट्स होते हैं वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक थर्ड स्टेप जो होता है नेफ्रॉन के फंक्शन के अंदर वो क्या है? सीक्रेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीक्रेशन का। अब सीक्रेशन के दो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके दो फंक्शन हैं सीक्रेशन के। एक सीक्रेशन तो ये है कि जो मतलब पीएच को मेंटेन करने के लिए, यूरिन की पीएच को मेंटेन करने के लिए एच आयंस और जो सोडियम आयंस होते हैं उनको हम एक्टिवली एनर्जी लगा के पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज के अंदर एंटर करते हैं। मतलब ये कि आप वो खुद वो मूव नहीं कर सकते, तो उनको मूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं? एनर्जी इस्तेमाल करके हम वो एनर्जी जो है आपके पास उसको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद हम जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में जो भी काम की चीज़ें होती हैं हम उसको, यानी कि जो सोल्यूट हैं उनको हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज के अंदर डाल देते हैं। इसके अलावा एक और ये भी है कि इसका फंक्शन यूरिन की पीएच को मेंटेन करना है। दूसरा ये कि वो आयंस जो आपके पास वैसे नहीं रीअब्जॉर्ब हो सके किसी वजह से, ठीक है, उनको परमेबिलिटी भी रीज़न हो सकती है, इसके अलावा उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंस भी रीज़न हो सकती है, तो उसको हम एनर्जी लगा के उन आयंस को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज के अंदर हम उनको री एंटर कर देते हैं ताकि वो वहाँ से आपके पास फिल्ट्रेट में से निकल जाएँ। अब जो आपके पास ये फिल्ट्रेट बच गया है, जो काम की चीज़ें तकरीबन रीअब्जॉर्ब हो चुकी हैं, अब जो ये फिल्ट्रेट आपके पास बच गया है, अब ये फिल्ट्रेट मूव करेगा आपके पास कहाँ पे? लूप ऑफ हेनले के अंदर मूव करेगा। फिर यहाँ से आपके पास ये ऊपर चला जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में, और फिर डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, वहाँ से फिर ये निकल जाएगा बॉडी से बाहर। अब यहाँ पे जो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है
कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि एक चीज होती है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक होता है काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म, दोनों में बहुत वाज़ेह डिफरेंस है। ठीक है, जो काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है वो पहले से होती है, उसको मेंटेन करना होता है हमने। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है एक्सचेंज मैकेनिज्म में उसको हमने मेंटेन करना होता है। ये बात बहुत समझने वाली है, ये अक्सर क्वेश्चन आता भी है कि व्हाट इज एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म एंड काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। दोनों में बड़ा वाज़ेह डिफरेंस ये है कि जो काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म है आपके पास, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब दो जगह के ऊपर कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है उसको हम मेंटेन करते हैं। मगर काउंटर करंट मल्टीप्लायर में हम क्या करते हैं, हम उसको मेंटेन नहीं करते बल्कि हम उसको खुद बिल्ड करते हैं, हम उसको खुद जो है वो सेटअप करते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम खुद क्रिएट करते हैं। क्रिएशन होती है काउंटर करंट मल्टीप्लायर के अंदर, और जो आपके पास काउंटर करंट एक्सचेंज होता है उसके अंदर हम कंसंट्रेशन डिफरेंस को मेंटेन करते हैं। उसमें मेंटेनेंस हो रही है और इसके अंदर आप उसको सेटअप कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह डिफरेंस है काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म के अंदर और काउंटर करंट मल्टीप्लायर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस आ जाता है पेपर के अंदर कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब यहाँ पे जो आपने समझना है वो ये है कि काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म या काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या चीज़ है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम लूप ऑफ हैनले टू बैक इनटू किडनी, बैक इनटू किडनी। अब इसका फंक्शन क्या है, देखिए इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप की बॉडी इस लिहाज से अडाप्टेड हो जाती है कि आप, ये नहीं होता कि आप पानी पिए और आप डाइल्यूट यूरिन पैदा करते हैं। ऐसे तो बॉडी को बहुत ज़्यादा यूरिनेशन करनी पड़ती है, तो ज़िंदगी के जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो फिर पॉसिबल नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बचाने के लिए अल्लाह ने हमारे बॉडी के अंदर काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म रखा है ताकि हम अपने वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन रखें। देखें जब आप ज़्यादा पानी पीते हो तभी यूरिनेशन ज़्यादा होती है। अब यही वजह है कि अगर आप ज़्यादा पानी पी लेंगे तो यूरिनेशन ज़्यादा होगी तो आपकी ज़िंदगी की काम जो है मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है कि जो अगर आप पानी ज़्यादा पी भी लें तो फिर भी क्या होता है, आपके पास इस लेवल का वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है कि आपको बार बार यूरिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो आपके पास इस लेवल की रीअब्जॉर्प्शन है ये करता कौन है, ये आपके पास करता है जी काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। ठीक है, अभी आपके सामने डायग्राम में क्या शो हो रहा है, आपके पास लूप ऑफ हैनले शो हो रहा है। अगर आपको नजर आ रहा हो क्या शो हो रहा है आपके पास, लूप ऑफ हैनले। अब अगर आप लूप ऑफ हैनले को देखें तो एक उसके पास क्या है, असेंडिंग लिम्ब है और दूसरा उसके पास डिसेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग ऊपर से नीचे आ रहा है और असेंडिंग नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर आप इन दोनों को देखें तो यहाँ के ये 3 पॉइंट होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। थिन डिसेंडिंग लिम्ब यानी कि जो लिम्ब है जो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग, उसका लूप ऑफ हैनले उसका थिन होता है वो, ठीक है। फिर जब वो नीचे आगे ऊपर जा रहा है तो वहां पे उसका जो असेंडिंग लिम्ब है वो भी थोड़ा सा थिन होता है। और यानी कि एक थिन डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, फिर थिन असेंडिंग लिम्ब और थिक असेंडिंग लिम्ब। ये 3 पॉइंट है क्या, नंबर 1 थिन डिसेंडिंग, थिन असेंडिंग एंड थिक असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो आपके पास थिन डिसेंडिंग लिम्ब होता है ये क्या होता है, ये वाटर के लिए पोरस होता है, मतलब इसमें से वाटर जो है वो निकल जाता है। अब बात समझिएगा जरा कि ये जो लूप ऑफ हैनले है ये जिसके अब हम बात करें ना, जिस नेफ्रॉन के अंदर जिसके अंदर ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर हो रहा है वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। वो कौन से होते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। अब ये जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये कहाँ पे है, इनके जो लूप ऑफ हैनले होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं आपके पास, वो चले जाते हैं मेडुला के अंदर। कहाँ पे चले जाते हैं, वो मेडुला के अंदर चले जाते हैं और मेडुला के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। लेकिन जो कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उनके जो लूप ऑफ हैनले होते हैं वो मेडुला के अंदर नहीं जाते। इनके जो लूप ऑफ हैनले होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, मेडुला के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब इनके जो लूप ऑफ हैनले उनमें क्या होगा, जो डिसेंडिंग लिम्ब आ रहा है उसका जो कि थिन है उसमें से क्या होता है, वाटर निकल जाता है लेकिन सोल्यूट नहीं निकलते उसमें से। वाटर के लिए वो परमिएबल है लेकिन सोल्यूट के लिए वो क्या है, इम्परमिएबल है। अब क्या होगा, वहां से वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद देखिए बात बड़ी समझने वाली है, हमारा मकसद वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है। हम जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि काउंटर करंट मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस है उसका फंक्शन जो है, उसका जो रीजन है करने की वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करें। तो इसका मतलब है कि हमने ऐसा यूरिन जो है वो हमने असेंडिंग लिम्ब में या फिर प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में हमने ऐसा यूरिन भेजना है, ऐसा वेस्ट भेजना है
जिसके अंदर वाटर कम से कम हो, या दूसरे अल्फाज में हमने बॉडी से बाहर ऐसा वेस्ट निकालना है जिसमें वाटर कम से कम हो। तो यहाँ पे जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है इसकी रीजन ये है ये करने की ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या पैदा करें, कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करें। तो कंसंट्रेटेड तभी होगा जब आप वाटर को बाहर निकालेंगे। तो पहले पॉइंट में क्या हुआ, वाटर बाहर निकला, क्यों निकला, क्योंकि सोल्यूट तो बाहर नहीं निकल सकते असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब से, मगर वाटर के लिए वो पोरस है तो वाटर वहां से बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है, किडनी के इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर निकल जाता है, वहां से उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर, या आपके पास आपको पता है वेसा रेक्टा भी जो कैपिलरीज हैं उनके जरिए उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो पहले पॉइंट में क्या हुआ, वाटर जो है वो वहां से डिसेंडिंग लिम्ब से निकल गया। अब आपके पास क्या है, थिक और थिन जो असेंडिंग लिम्ब है उनके अंदर क्या होता है, वो सोल्यूट के लिए तो क्या है, वो आपके पास परमिएबल है कि वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, वहां से वाटर नहीं बाहर निकलता, ना वहां वाटर एंटर होता है, वहां से वैसे वाटर री एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, अब वहां से क्या निकल रही है, सोल्यूट निकल रहा है, वहां से क्या निकल रहा है, सोल्यूट निकल रहा है, लेकिन वाटर री एंटर नहीं हो सकता उसके अंदर। देखें जो ऊपर से, अब यूं तस्वर करें, जो आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब था वहां से आपके पास क्या आ रहा है, एक नीचे वेस्ट आता जा रहा है, उस वेस्ट के अंदर वाटर बहुत ज्यादा था, मतलब एज कंपेयर टू वाटर वहां पे काफी ज्यादा है। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब था उसने वहां से वाटर को बाहर निकाल दिया। अब जो असेंडिंग लिम्ब में वेस्ट आ रहा है आपके पास, वो क्या है, वो कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू जो डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे पीछे से आए जा रहा है, उसके निस्बत वो क्या है, कंसंट्रेटेड है, उसमें वाटर कम है। अब हमने क्या करना है, उसको भेजना कहाँ पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भेजना है। अब वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से मजीद वाटर निकालना है। अब वो निकालने का क्या तरीका है कि वहां से आप वाटर को वो पोरस कर दें, पोरस ना हो, वाटर के लिए वाटर में एंटर ना हो, कि जो वाटर आपने बाहर भेजा था, देखे ना, जो आपने वाटर बाहर भेजा है, अगर आप वहां पे सोल्यूट ज्यादा हो गए हैं, अब वहां पे सोल्यूट क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए, उसके सोल्यूट ज्यादा होने की वजह से वाटर दोबारा एंटर हो सकता है। तो इसलिए क्या रखा गया है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है आपके पास, असेंडिंग लिम्ब जो है उसको हमने क्या रखा है, वाटर के लिए जो है वो इम्पोरस रखा है, वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, वहां पे वाटर री एंटर नहीं होता, वाटर री एंटर नहीं होता। वहां से सोल्यूट जब बाहर निकलते हैं, देखे ना, अब वहां से वाटर को सोल्यूट को बाहर निकालेंगे, जब सोल्यूट वहां से बाहर निकल के कहां पे चले जाएंगे, किडनी की इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाएंगे। तो किडनी की जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पे सोल्यूट ज्यादा हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, वहां पे वाटर कम है, किसके अंदर भला, आपके पास लूप ऑफ हैनले के अंदर, तो वहां पे वाटर ज्यादा होने से मजीद जो वाटर है वो फिर बाहर निकल आएगा। तो आपने क्या किया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खुद क्रिएट किया, खुद बनाया है बाय द रिमूवल ऑफ साल्ट फ्रॉम द लूप ऑफ हैनले इनटू किडनी इंटरस्टिशियम। ठीक हो गया। तो जो किडनी इंटरस्टिशियम के अंदर जब वो सोल्यूट वगैरह आपके पास आए हैं तो वाटर भी वहां से बाहर डिफ्यूज कर देगा। अब जो ऊपर वेस्ट जा रहा है असेंडिंग लिम्ब के अंदर, फिर वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जा रहा है, वो जो सारा वेस्ट है वो कंसंट्रेटेड है, उसमें कोई वाटर नहीं है, बहुत ही कम वाटर है, ज़्यादातर उसके अंदर वेस्ट ही है। फिर वो कहाँ जाएगा, आपके पास कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, फिर वहाँ से उसको कलेक्टिंग डक्ट में से उसको निकाल के हम कहाँ डाल देंगे, रेनल पेल्विस के अंदर। फिर रेनल पेल्विस से वो यूरेटर के जरिए बॉडी से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने बड़े ध्यान से इन चीज़ों को बार बार सुने, बार बार समझें, डायग्राम्स को देखें, एनिमेशंस को देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पेपर के लिहाज से भी, जिसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अच्छा, जो सेकंड हमारा पॉइंट है आज का, वो क्या है, वो किडनी डिसऑर्डर्स हैं, किडनी स्टोन्स की हम बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो ऑक्सलेट्स के हैं। ठीक है, ऑक्सलेट्स एक बार याद रखिएगा, हमारे पास क्या है, हाइपर कैल्शियमिया, ये भी वेस्ट पैदा करता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट की भी स्टोन्स होते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हाइपर कैल्शियमिया। अगर हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर अगर ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर ऑक्सलेरिया। यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं, इसके अलावा कैल्शियम फास्फेट के स्टोन होते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो सबसे ज़्यादा स्टोन पाए जाते हैं वो ऑक्सलेट के स्टोन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में बड़े ज़्यादा किडनी के लिहाज से बड़े ज़्यादा ये ख़तरनाक होते हैं। किडनी स्टोन भी होते हैं, आपके पास यूरिनरी ब्लैडर के भी स्टोन्स होते हैं। तो ये काफ़ी जो है वो किडनी को प्रॉब्लम करते हैं उसके एक्सक्रीशन करने के लिए। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इस टॉपिक के अंदर, किडनी डिसऑर्डर के अंदर, वो ये है कि हमने किडनी को उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो जो सबसे पहला ट्रीटमेंट है किडनी के डिसऑर्डर के लिए, वो स्टोन के लिए, वो क्या है, वो ये है आपके पास लिथोट्रिप्सी, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होते हैं, शॉक वेव्स होती हैं, उनको आप यूज़ कर किडनी स्टोन को आप क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, जिसके जरिए फिर वो यूरिनेशन के जरिए बॉडी से बाहर निकलता है। ये बड़ा सिंपल है प्रोसेस है कि आप ऐसी हाई वेव फ्रीक्वेंसी और शॉक वेव्स जो हैं साउंड पर
वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके जरिए वो जो पत्थरी है या जो स्टोन्स हैं वो टूट जाते हैं, उनके टूटने में से फिर वो यूरिनेशन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर किडनी जो है वो फेल हो जाए, काम करना छोड़ दें, तो फिर आपके पास क्या होता है, फिर आपके पास जो है वो उसको रिकवर करने का तरीका यह है कि आप उसकी डायलिसिस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की डायलिसिस होती हैं, एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस और एक आपके पास होती है हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस। पहले हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस की। हीमोडायलिसिस क्या होता है कि ये एक आर्टिफिशियल डायलिसिस है, मतलब वैसे तो दोनों आर्टिफिशियल है, लेकिन ये इस तरह का आर्टिफिशियल है क्योंकि इसमें जो किडनी होता है वो वैसे तो बॉडी में काम ही नहीं कर रहा होता, तो इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो काम पे होता है आउटसाइड द बॉडी के होता है। मतलब एक डायलाइजर होता है, एक डायलाइजर मशीन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है ये सारा प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। कैसे होता है, ये एक डायलाइजर मशीन पड़ी होती है, उसमें के दरमियान में एक मेम्ब्रेन होती है, एक तरफ आप डायलाइजर फ्लूइड डाल देते हैं, ठीक है, और एक तरफ आप क्या डाल देते हैं, ब्लड डाल देते हैं, डायलाइजर फ्लूइड और ब्लड। अब क्या होता है कि एक बंदा जो है उसके एक तरफ से ब्लड जो है वो आ रहा है और वो डायलाइजर मशीन के अंदर एंटर हुए जा रहा है, वो जो ब्लड है वो फिल्टर होने वाला है। जब वो डायलाइजर मशीन के अंदर जाता है, डायलाइजर मशीन के अंदर जाएगा तो वहां पे क्या होगा, उसका जो डायलाइजर फ्लूइड है, अब एक तरफ ब्लड है जिसमें फिल्टर होना है, ठीक है, इधर आपके पास क्या डायलाइजर फ्लूइड है, तो वो जो आपके पास सारा वेस्ट होगा, जो सारा वेस्ट है वो कहाँ पे चला जाएगा, आपके पास वो चला जाएगा डायलाइजर फ्लूइड के अंदर, वहाँ पे सारा वेस्ट हो जाएगा और जो साफ ब्लड है वो एक दूसरी मेम्ब्रेन के जरिए बॉडी में दोबारा एंटर कर दिया जाएगा। ये बड़ा सिंपल है प्रोसेस है। उसके बाद जो आपके पास पेरिटोनियल डायलिसिस, उसमें क्या होता है कि होती फिल्ट्रेशन ही है, मतलब हम किडनी को अपने वेस्ट को साफ करते हैं बॉडी में से, लेकिन हम उसको करते कैसे, बॉडी के अंदर ही करते हैं। हमारी ये बॉडी आपको नजर आ रही है, ये आपके पास इसके अंदर जो अंदर विसरल मैस है, आपको डायग्राम भी शो हो रही होगी, इसके अंदर एक पेरिटोनियल कैविटी होती है, यानी कि आपके पास ये जो ब्लड आपकी जो फर्ज करिए आपकी जो बॉडी है इसके साथ एक मेम्ब्रेन जुड़ी होती है। ये मेम्ब्रेन, इसके अंदर आपके क्या है, आपके पास आपके सारे विसरल ऑर्गन्स हैं, जिसके अंदर आपके पास स्टमक है, किडनी है, ये जो सारे ऑर्गन्स हैं आपके, ये सारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं। अब ये जो विसरल ऑर्गन्स हैं इनके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक आपके पास विसरल पेरिटोनियम वो है जो जिसने आपके ऑर्गन्स को घेरा हुआ है, और ऑर्गन्स और बॉडी कैविटी के दरमियान जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ये होता है कि जो डायलाइसिस होता है, डायलाइजिंग, या आपके पास यूं कह लें कि जो फ्लूइड होता है, क्लींजिंग फ्लूइड होता है जिसमें सफाई करनी होती है, हम उसको एक कैथीटर यानी कि एक ट्यूब के जरिए, एक परमानेंट ट्यूब होती है बॉडी के साथ लगा दी जाती है, उस ट्यूब के जरिए हम क्या करते हैं, उस फ्लूइड को अपनी बॉडी की पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है हम वहाँ से उसको एंटर कर देते हैं। अब जो पेरिटोनियल कैविटी ये भर दी जाती है किसके जरिए, ब्लड डायलाइजर फ्लूइड के जरिए या क्लींजिंग फ्लूइड के जरिए। अब ऊपर क्या है, आपके पास पेरिटोनियम है। अब पेरिटोनियम के अंदर क्या, पेरिटोनियल कैविटी है, ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है। अब वो जो कैविटी है उसके अंदर जब वो ब्लड फ्लो करता है तो पेरिटोनियम की जो उसके अंदर ओपनिंग होती है उसमें से जो वेस्ट होता है वो डायलाइजर फ्लूइड में आ जाता है, क्लींजिंग फ्लूइड के अंदर आ जाता है, और जो साफ ब्लड है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। अब ये जो आपके पास सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि जो वेस्ट आपके पास आ गया डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, इसी को, इस वेस्ट को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, इस तरह हमारा किडनी जब साफ हो जाता है या हमारी बॉडी में से वेस्ट रिमूव हो जाता है। इस फंक्शन को करने के दिन में 2 से 3 दफ़ा ये किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी में, ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का जो है वो साइज़ क्या है, कितना वेस्ट पैदा होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखनी पड़ती हैं। और ये तकरीबन 2 से 3 घंटे का काम होता है, इंसान इसके अंदर ये खुद भी कर सकता है, ये आपके पास। और आजकल नई टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी मशीन आ गई है कि आप उस मशीन के अंदर अपना वो क्लींजिंग फ्लूइड लगा दें, उस फ्लूइड को जब आप लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो सारा वेस्ट रिमूव कर देता है और खुद ही रिप्लेस होता रहता है। ठीक हो गया जी। अब जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। हाई रेनल फेलियर को हम क्या कहते हैं, यूरीमिया कहते हैं। अगर किडनी बिल्कुल ही फेल हो जाए, काम करना बिल्कुल ही छोड़ दे, उसे हम क्या कहते हैं, यूरीमिया कहते हैं। अब इस सूरत में आपको क्या करना पड़ता है, किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ठीक है, किडनी का जो ट्रांसप्लांट करेंगे, जो डोनर होता है जिसका आपने किडनी लेना है उसका, और जो रेसिपिएंट है जिसने किडनी लेना है, ठीक है, उनका जो ब्लड ग्रुप है, उनके जो टिश्यू कल्चर्स होते हैं, टिश्यू टेक्निक्स होती हैं, या टिश्यू मार्फा जो आपकी हिस्टोलॉजी होती है, उनका भी सेम होना जरूरी है। अगर ये सेम ना हो तो जो आप किडनी नया ट्रांसप्लांट करते हैं वो क्या हो जाता है, वो ज़ाया हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है जी, वो है थर्मो रेगुलेशन पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है जी, जो थर्मो रेगुलेशन है उसके अंदर क्या है, आपने प्लांट्स थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो थर्मो रेगुलेशन क्या है, आप टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। किसको रेगुलेट करते हैं आप,
टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। जो टेम्परेचर की रेगुलेशन है ये डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट होती है। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस की, तो टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस दो तरह के होते हैं। नंबर वन आपको डिफरेंस होता है वो कौन सा होता है, उससे हम कहते हैं हाई टेम्परेचर। दूसरा आपके पास क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें तो इसकी अडाप्टेशन डिफरेंट होती हैं और लो टेम्परेचर की अडाप्टेशन डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके अंदर प्लांट्स के अंदर। अगर हम बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर थर्मल रेगुलेशन कैसे होते हैं तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले जिसके अंदर अडाप्टेशन होती हैं वो हम बात करेंगे किसके लिए भला, हम बात करेंगे आपके पास हाई टेम्परेचर के लिए। अब जब टेम्परेचर हाई हो जाता है उसकी वजह से फिर क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है, आपने फर्स्ट में पढ़ा भी था कि जो प्रोटीन होती है वो डीनेचर हो जाती है। जो आपके पास हाई टेम्परेचर होता है वो प्रोटीन को, क्यों प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर होता है वो किसी भी पार्टिकल की जो उसकी एनर्जी होती है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको इंक्रीज कर देती है। जब काइनेटिक एनर्जी किसी चीज़ की ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो उसकी डेफिनेटली उसकी मूवमेंट भी ज़्यादा, ज़रात की पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जब वो मूवमेंट तेज़ होती है इसके नतीजे में क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो डीनेचर होने का उनका खतरा होता है। यही रीज़न है कि जब प्रोटीन का टेम्परेचर हाई किया जाता है तो वो क्या हो जाती है, डीनेचर हो जाती है। अब हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर क्या है, ज़्यादातर जो इंजाइम है वो प्रोटीन के बने होते हैं, और इंजाइम वो चीज़ें हैं जिसने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या करना है, कंट्रोल करना है। अब जब आपके पास हीट, वो जो प्रोटीन है जब वो डीनेचर हो जाएगी तो डेफिनेटली उससे बने इंजाइम भी डीनेचर हो जाएंगे। जब इंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो आपके पास बॉडी के अंदर वो एक्टिविटी, वो जो आपके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो कभी भी नहीं हो पाएंगी। जब वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो इवेंचुअली क्या होगा, जो एनिमल है, जो प्लांट है, वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए पौधे क्या करते हैं, उन्होंने अपने अंदर हीट शॉक वेव प्रोटीन पैदा की है। अच्छा, इस खतरे से बचने के लिए प्लांट अपने अंदर क्या पैदा किए हैं, हीट शॉक प्रोटीन पैदा की हैं। मतलब ऐसी प्रोटीन है जो कि हीट के शॉक को ऑब्जॉर्व कर देती हैं। ठीक है, मतलब अगर उनके ऊपर ज़्यादा हीट दी जाए तो वो फिर भी डीनेचर नहीं होती। ऐसी प्रोटीन से बना कोई भी जो चीज़ है, चाहे कोई भी एंजाइम है, वो फिर डीनेचर नहीं होता। जब वो डीनेचर नहीं होता तो फिर उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाए एक हद से ज़्यादा तो उसको बियर कर लेता है, उसको बर्दाश्त कर लेता है। जो सेकेंड अडाप्टेशन होती है इसके अंदर आपके पास कोल्ड टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो कोल्ड टेम्परेचर के लिए, सर्दी के लिए पौधों ने अपने अंदर एक अलग तरह की अडाप्टेशन की होती है। और वो क्या है, जो कोल्ड टेम्परेचर होता है, जो कम टेम्परेचर होता है, वो क्या करता है, चूंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है तो आपके जो प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनमें क्या चीज़ पाई जाती है, साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म का मोस्ट पार्ट है साइटोप्लाज्म का, वो वाटर का बना होता है। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा, बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है तो वो जो वाटर है साइटोप्लाज्म के अंदर वो क्या हो जाएगा, आपके पास वो फ्रीज हो जाएगा। जब वो फ्रीज होता है तो वो उसके अंदर आइस क्रिस्टल बन जाती हैं सेल के अंदर, वो फिर सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर जो है, सेल के अंदर क्या बनाया जाता है, उसके अंदर जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं वो एंटर की जाती हैं। आप ये बात समझिएगा ज़रा। आपने कभी नोट किया होगा घर के अंदर जो घी होता है, घी वो सर्दियों में जम जाता है और जो ऑयल होता है वो नहीं जमता, वो फ्रीज़ नहीं होता, बल्कि वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। लेकिन जो घी होता है वो फ्रीज़ हो जाता है। इसकी रीज़न ये होती है कि जो ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं, उनके जो फ्रीजिंग होती है वो नहीं होती। उसको फ्रीजिंग के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उनकी फ्रीजिंग नहीं होती। लेकिन जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। अब अगर पौधों के अंदर सैचुरेटेड फैट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो लो टेम्परेचर के दौरानिए में उसका जो वो फ्रीजिंग है वो बड़ी आसानी से हो जाएगी, उसके मरने का खतरा होता है, उसकी डिस्ट्रक्शन का खतरा होता है। इस चीज़ से बचने के लिए पौधे क्या करते हैं, अपने अंदर जो है वो क्या एंटर करते हैं जी, अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैट को डाल देते हैं। उन अनसैचुरेटेड फैट का फ़ायदा ये होता है कि जो वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर भी पौधे क्या होते हैं, उनका जो अंदर वाला सिस्टम होता है वो सही रहता है, वो फ्रीज नहीं होता, सेल भी फ्रीज नहीं होता, ना टेम्परेचर उनके अंदर आता है, ना सेल को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके जरिए वो अपने आप का बचाव कर लेते हैं। तो ये 2-3 अडाप्टेशन है प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो आपके पास क्या है, हीट रेगुलेशन इन दी एनिमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी, इसको भी आपने ध्यान से समझना है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, नंबर 1 आपके पास क्या था, वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर था। और नंबर 2 आपके पास क्या है, ये वाला जो अभी हमने प्लांट की पढ़ी है अडाप्टेशन। और उसके बाद आपके पास किडनी डिसऑर्डर्स हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, व्हाट इज़ यूरेमिया, हाई डिग्री ऑफ रेनल फेलियर। इसको आप सारी चीज़ों को आपने ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।